चलिए, तो अभी तक आपने ये सीखा कि एनर्जी फ्लो के लिए अभी आपने बेसिक चीजें सीखी है क्या, कि फूड चेन क्या होता है और ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। अब आप पढ़ने जा रहे हो एनर्जी फ्लो। नाउ आवर टॉपिक इज एनर्जी फ्लो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एनर्जी फ्लो। और सुनेगा ध्यान से, एनर्जी फ्लो को एक्सप्लेन करता है एक रूल, जिस रूल का नाम है 10% एनर्जी फ्लो रूल और एनर्जी काइनेटिक्स, 10% एनर्जी काइनेटिक्स ऑफ द इको सिस्टम। और उसको दिया था लिंडमैन, इसलिए इसको बोलते हैं लिंडमैन रूल। ठीक है, आइए समझते हैं क्या कहता है ये लिंडमैन, और इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है और कितना परसेंट होता है, सारी बातें। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक कोई भी फूड चेन ले लेता हूँ, कोई भी एक फूड चेन। चलो हम फूड चेन बनाने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रास है, ठीक है, ग्रास को रैबिट खा रहा है, रैबिट को वल्फ खा रहा है, और वल्फ को लायन खा रहा है। मैं जब भी ऐसा एग्जाम्पल लिखता हूँ तो बच्चे अक्सर ऐसा ही सोचते हैं कि एक ग्रास को एक रेबिट ने खाया, और एक रेबिट को एक वॉल्फ ने खाया, और एक वॉल्फ को एक लायन ने खाया। कितने बच्चों ने ऐसा सोचा, खड़ा करो, कि एक ग्रास को एक रेबिट ने खाया, एक रेबिट को एक वॉल्फ ने खाया, और एक वॉल्फ को एक लायन ने खाया। कितने बच्चे ऐसा सोच रहे हैं? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सारी गलत। एक रेबिट खा के एक ग्रास खा के कभी भी रेबिट जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो मैं ऐसा एग्जाम्पल जब भी लिखूंगा, आज के बाद मैं जब भी फूड चेन लिखूंगा तो सुनना ध्यान से, इकोसिस्टम में जब भी कोई भी स्टडी होती है, फॉर एग्जाम्पल ये इकोसिस्टम, ये कोई इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जब भी कोई भी स्टडी होती है तो याद रहे वहां स्टडी यूनिट एरिया में होती है। स्टडी यूनिट एरिया में होती है, यूनिट एरिया में होती है, और यूनिट टाइम में। यूनिट एरिया, यूनिट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजिकल स्टडी। ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। मैंने कहा दिया ये पूरा लाल बाउंड्री से घिरा हुआ इकोसिस्टम, हालांकि इकोसिस्टम का क्लियर कट बाउंड्री नहीं होता, बात पहले हो चुकी है। मैंने इमेजिनरी बाउंड्री बनाया, और बहुत बड़ा एरिया। आप पूरे एरिया को स्टडी नहीं कर रहे, आप यूनिट एरिया को स्टडी कर रहे। हाँ, एरिया इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि उसमें फूड चेन स्टडी ना हो पाए, एटलीस्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें फूड चेन आराम से स्टडी हो पाए। तो यूनिट एरिया और यूनिट टाइम यहाँ पे स्टडी कर रहे हो। तो नाउ अब आप यूं समझो कि यहाँ पे लगभग 1000 ग्रास को 10 रैबिट खा रही है, 10 रैबिट को 3-4 वॉल्फ खा रहे हैं, और 3-4 वॉल्फ को एक लाइन। हाँ, अब बात सही। तो एग्जाम्पल ऐसा लो ताकि नेचुरल एग्जाम्पल हो, सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ अब हम कहते हैं कि आपको पता है कि ये जो ग्रास है, बताओ अभिषेक, ग्रास का इकोसिस्टम में रोल क्या? सर प्रोड्यूसर का। रैबिट सर प्राइमरी कंज्यूमर। रोल। तो ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर और बोलो। सर सेकेंडरी कंज्यूमर का, सर ई वोल्फ का। अरे रैबिट क्या है? अगर वो प्लांट खा रहा है तो और क्या है वो? हार्बिवरस। अरे भी वो। और वॉल्फ कॉन्वियर। कैसा कार्निवोर? सर सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। और कार्निवोर कैसा? सर प्राइमरी। प्राइमरी कार्निवोर। और लायन? सर टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर। और कार्निवोर कैसा? सेकेंडरी कन। लाइन जहाँ आएगा टॉप होगा। ठीक है, चलो अब बताओ ट्रॉपिक लेवल। ग्रास का ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे बोलो राजेश्वरी, ग्रास का ट्रॉपिक लेवल T1, रैबिट, T2, वॉल्फ, T3, लायन। T4. नाउ क्या कहता है 10% एनर्जी फ्लो? समझ, आपको दिख रहा है कि ग्रास का एनर्जी रैबिट में जा रहा है। कैसे जा रहा है?
तो ग्रास का बायोमास रैबिट खा रहा है और उससे वो अपना एनर्जी का डिमांड पूरा कर रहा है। देन रैबिट उसको खा खा के अपना मांस बना रहा है और अपना जिंदा भी रह रहा है। देन इसके मांस को वॉल्फ खा रहा है। फिर ऐसा ना सोचे कि इसके आधे मांस को खा लिया, आधे मांस को छोड़ दिया। 10 रैबिट है, 10 में एक दो को टपकाया वॉल्फ, ठीक है, वॉल्फ खा रहा है। देन वॉल्फ ने अपना खाया, अपना मांस बनाया। लायन वॉल्फ को खाया। लायन को कोई नहीं खाएगा, लायन एक दिन खुद मर जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, उसको कोई नहीं खाएगा क्योंकि वो इस फूड चेन का टॉप कार्निवोर है, टॉप कंज्यूमर। ना क्वेश्चन इज दैट, ये तो दिख रहा है कि फूड चेन में एनर्जी का फ्लो फूड के फॉर्म में है, यस और नो? फूड चेन में एनर्जी का फ्लो फूड के फॉर्म में हो रहा है, ये बात तो सही है। बट क्वेश्चन इज दैट कि आखिर इस फूड चेन में एनर्जी आई कहां से? तो ऐसे सोचो कि अगर इस फूड चेन में एनर्जी का फ्लो फूड के फॉर्म में हो रहा है तो फर्स्ट टाइम फूड बनाया किसने? ऐसे सोचो, तो फर्स्ट टाइम फूड बनाया प्रोड्यूसर ने। तो अब ये सोचो कि फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर ने फूड को बनाने के लिए कौन सी लाइट का यूटिलाइजेशन किया, तो आंसर आएगा सनलाइट। आंसर आएगा सनलाइट, यानी कि सोलर एनर्जी। यस और नो? यानी कि सोलर एनर्जी आई प्रोड्यूसर में। ये सोलर एनर्जी की मदद से प्रोड्यूसर ने केमिकल एनर्जी बनाया, अपना बायोमास बनाया, एंड देन आगे एनर्जी जाता रहा, आगे एनर्जी जाता रहा। ठीक है, अब समझ में आई कि फूड चेन में एनर्जी घुसी सनलाइट के, एंटर तो की सनलाइट के और आगे प्रोपेगेट हुई केमिकल एनर्जी के फॉर्म। वो केमिकल एनर्जी कभी प्लांट का प्रोडक्ट तो कभी एनिमल का प्रोडक्ट मांस। ठीक है ना? अब सवाल ये है कि ये जो 10% एनर्जी फ्लो रूल है ये क्या है? एनर्जी का फ्लो तो समझ में आ गया। चलिए इससे पहले मुझे एक बात बता दीजिए, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, एक दिन लायन मरेगा, वल्फ मरेगा, रैबिट मरेगा, ग्रास मरेगा, सब मरेगा और सबका डिकम्पोजिशन कर देगा कौन? डिकम्पोजर। तो मुझे एक बात बताओ, मैं डिकम्पोजर को कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं? लिखना गलत है। डिकम्पोजर को लिखना है तो यहाँ लिखो। कहाँ लिखो? यहाँ लिखो, डिकम्पोजर। ग्रास मरेगा तो डिकम्पोज, रैबिट मरेगा तो डिकम्पोज, वल्फ मरेगा तो डिकम्पोज, लायन मरेगा तो डिकम्पोज। उन सभी के अंदर जो भी एनर्जी है, सभी का एनर्जी कॉलोनी ऑफ डिकम्पोजर को पहुंचेगा। एक अकेला डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर नहीं, कॉलोनी ऑफ डिकम्पोजर। और एक सिंगल इंडिविजुअल डिकम्पोजर को अगर आप देखोगे तो उसको नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचेगा, इसीलिए हम इसको बनाते हैं। समझ में क्या बोला? फिर से बोलूं? सभी का एनर्जी डिकम्पोजर को पहुंचेगा, लेकिन कॉलोनी ऑफ डिकम्पोजर को पहुंचेगा जहां मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई। एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया फंजाई को उठा के देखोगे तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचेगा, इसीलिए हम कहते हैं कि फूड चेन में डिकम्पोजर को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, लेकिन इतना तो पता चल गया कि डिकम्पोजर को एनर्जी पहुंचा, अब वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिकम्पोजर के पास नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचा है, अब उसके बाद एनर्जी कहीं नहीं। तो अब हम सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जितना एनर्जी चली थी सोलर लाइट से, जितना एनर्जी चली थी, क्या उतना सारा एनर्जी लाइन तक पहुंचा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सनलाइट से चलने वाली टोटल एनर्जी लाइन तक पहुंच गई है तो ऐसा आपको गलत लग रहा है। मैं आपको बताता हूं, जब भी आप इकोलॉजिकल स्टडी करते हो तो दो बातें फिर से बोल रहा हूं मैं, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में करते। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस एरिया में जाके स्टडी कर रहे हो उस एरिया में 100 प्लांट है। कितने प्लांट है? 100 प्लांट। और आपका स्टडी का टाइम ड्यूरेशन 1 साल का है। आपने उन 100 प्लांट को 1 साल के लिए छोड़ दिया, चाहे वहां पे जो भी प्लांट है, आपके स्टडी एरिया में जो भी प्लांट आए 100 प्लांट काउंट हुए और आपने उसको 1 साल के लिए स्टडी करने, 1 साल के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपने वहां पे उसको छोड़ दिया। 1 साल के बाद आपने पाया कि 1 साल में उन्होंने सोलर लाइट को यूटिलाइज करके 100 किलो कैलोरी एनर्जी बनाया। कितना बनाया? 100 किलो कैलोरी एनर्जी बनाया। अब आप बोलोगे कि 100 किलो कैलोरी एनर्जी कितना दिन में? 1 साल में बनाया। ठीक है, पर ईयर, यानी कि ये प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी हम हालांकि आगे भी पढ़ेंगे। तो आप बोलोगे सर ये 100 किलो कैलोरी एनर्जी बनाया, ये पता कैसे चला हमें?
तो कोई बात नहीं, वो प्रोडक्टिविटी में आपको हम बता देंगे। अभी आप एज्यूम करो ना कि आपके स्टडी एरिया में, स्टडी टाइम में जितने प्लांट थे उन्होंने एक साल में 100 किलो कैलोरी एनर्जी बनाई। ओके ना, अब सवाल ये है कि 100 किलो एनर्जी जो बना इस प्रोड्यूसर के द्वारा, के सारा का सारा एनर्जी रैबिट के पास आएगा? रैबिट 10 था, रैबिट 10 था वहां, तो क्या सारा का सारा एनर्जी रैबिट के पास चला जाएगा? अगर चला जाएगा, चलो मान लिया चला गया, चलो मान लिया, लो मान लिया कि सारा एनर्जी चला गया रैबिट के पास, मरेगा रैबिट, मरेगा रैबिट। कोई बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है क्यों? चलो कॉमन एग्जांपल से बता रहा हूं। आज आपने एक साल में, मान लो कि आपने कोई पूंजी लगा के और एक बिजनेस स्टेब्लिश किया, और एक साल में आपने 1 लाख रुपया कमाया, और 1 लाख रुपया कमाया, और कल ही जाके आपने, एक साल जैसे ही पूरा, कल ही जाके आपने 1 लाख रुपए किसी और को दे दिया और बोला कि खर्च कर लो उसको, ठीक है? आपका पैसा तो गया, ठीक है? अब जो खर्च करने वाला आदमी था वो आपसे ही पैसा लेके खर्चा करता, और आपने उसको 1 लाख रुपया दे दिया और बोला जाओ खर्च कर लो, और उसने खर्च कर भी लिया, मरेगा। बोलो क्यों मरेगा? अब उसको पैसा देने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आपने सारा पैसा कमा के सारा पैसा उसको दे दिया और उसने भी सारा खर्च कर दिया। अब समझ में आया? अब समझ में आया क्यों मरेगा? हाँ, अभी बीच में लैग हुआ था, मुझे पता है, मैं रिपीट कर दूँ, ठीक है? अभी भी लैग हो रहा है रिवा? यस सर, अभी भी हो रहा है। मैंने तुमसे पूछा, एक बार हुआ था, ठीक है? रिवा अभी भी लैग हो रहा है? नो सर, अब नहीं हो रहा। हाँ, अब नहीं हो रहा है, ठीक है? अभिषेक, मुझे भी पता है, एक बार यहाँ पे दिखाया था ना इंटरनेट कनेक्शन, जब नहीं हो रहा है तब बोल रहा है कि हो रहा है, जब हो रहा था तब कुछ बोला ही नहीं। हाँ, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ने 1 लाख रुपया कमा के जो उस पर डिपेंडेंट था उसको दे दिया और बोला जाओ खर्च कर दो, और उसने एक ही दिन में खर्च भी कर दिया, तो जो खर्च कर दिया वो मरेगा। क्यों मरेगा? क्योंकि वो जिससे लेता पैसा, उसने उससे सारा पैसा ले लिया, तो अभी अब इसके पास पूंजी बचा है नहीं कि बिजनेस करे, और खर्च करने वाले ने भी सारा पैसा खर्चा कर दिया, तो मरेगा। यही हाल यहाँ पर रैबिट का। रैबिट ने अगर पूरा ग्रास एक बार में खा लिया, सारा एनर्जी खा लिया, तो ग्रास बचेगा ही नहीं और कुछ दिन में रैबिट मर जाएगा। मगर ऐसा होता तो नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हो क्या रहा है फिर? हो ये रहा है कि ग्रास ने अगर एक साल में 100 किलो कैलोरी एनर्जी बनाया है, अपना बायोमास प्रोडक्शन किया है, तो इस 100 किलो कैलोरी एनर्जी में से रैबिट उतना ही लेगा जितना उसको सर्वाइवल के लिए जरूरी है, अननेसेसरी नहीं लेगा। पहली बात तो ये, ठीक है? दूसरी बात कि इस 100 किलो कैलोरी एनर्जी में से सारा का सारा एनर्जी रैबिट नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? अब मैं बताता हूं। अगर कोई बिजनेस करने वाला आदमी है और वो पैसा कमा के किसी को देता है, तो वो अपना पूरा पैसा कभी नहीं देगा, अगर देगा तो बेवकूफी करेगा। बोलो क्यों? क्योंकि अगर वो पूरा पैसा दे देगा तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ, इतना देगा जिससे कि उसका अपना बिजनेस भी चलता रहे और सामने वाले का भी नीड पूरा होता रहे। अब मैं इस बातों को यहाँ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कि 100 किलो कैलोरी एनर्जी बनाया सारे प्रोड्यूसर ने मिलके एक साल में, उस 100 में से 90 किलो कैलोरी एनर्जी, कितना बोल रहा हूं मैं, 90 किलो कैलोरी एनर्जी खुद प्रोड्यूसर ने बर्बाद किया। इस चीज में किया है खुद के जिंदा रहने के लिए और खुद के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चलाए रखने, और बाकी 10% छोड़ देता है कि अगर किसी को लेना है तो ले लो। क्या बोला मैंने? कि अगर किसी को लेना है तो ले लो। अब ये 10 का 10 रैबिट ले सकता है। सर हाँ बोलो। सर आवाज कट रहा है। अभी भी कट रहा ये सर बार बार कट रहा है। है, एक मिनट, ठीक है? अब ठीक है? यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये 10% एनर्जी, मतलब कि 10 किलो कैलोरी एनर्जी अब छोड़ देगा प्रोड्यूसर,
अब ये 10 किलो कैलोरी एनर्जी रैबिट ले सकता है, ले पूरा का पूरा ले ले, मर्जी पड़े तो पूरा का पूरा ले कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 10 से अधिक नहीं ले सकता। अब क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि 90 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूसर खुद अपने रेस्पिरेशन में और अपने अदर मेटाबॉलिज्म में वेस्ट करेगा। रेस्पिरेशन में वेस्ट करेगा ये यहाँ पे 20% और अदर मेटाबॉलिज्म में 70%। बात करते हैं क्या क्या। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा होता है, वहां पे कुछ चीजों का लगातार ब्रेकडाउन हो रहा होता है और उसमें एनर्जी की नीड होती है, और प्लांट को जिंदा रहने के लिए वो कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन चलाए रखना पड़ेगा, और अगर चलाए रखना पड़ेगा तो उसमें 20% एनर्जी का रिक्वायरमेंट, ऐसा स्टडी किया गया। ठीक है, देन अदर मेटाबॉलिज्म क्या है कि 70% उसमें लगेगा अदर मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गई, प्लांट को अपना टेम्परेचर रेगुलेशन करना पड़ेगा, एनर्जी खर्चा लगेगा। आज सॉलिनिटी हो गई, सॉल्ट कंसेंट्रेशन रूट के बाहर ज्यादा पड़ गई, प्लांट को मिनरल एब्जॉर्प्शन करने में एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा। आज जोर का तूफान आ गया, प्लांट के पास, प्लांट का कोई डैमेज हो गया, उसको भरपाई करने में प्लांट का एनर्जी खर्चा हो। आप गए कल कुदाल चला दिया, आप गए कल कुल्हाड़ी चला दिया, प्लांट पे घाव हो गया, प्लांट को उसको भरना पड़ेगा। अदर मेटाबॉलिज्म में प्लांट का 70% एनर्जी जाएगा ही जाएगा, ये स्टडी किया हुआ है। यानी कि 90% एनर्जी प्लांट अपने आप को बनाए रखने के लिए खर्चा करता है, उसके बाद 10% एनर्जी वो स्टोर करके रखेगा कि अगर किसी को लेना है तो ले जाए, और अगर नहीं ले जाएगा तो ये स्टोर रखा रहे। लेकिन आप तो इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे हो और वहां पे एनर्जी ले जाने वाला रैबिट तैयार में। अब रैबिट क्या करेगा, इस 10 किलो कैलोरी एनर्जी को लेगा। तो मुझे बताओ कि 100 किलो कैलोरी एनर्जी से नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे पहुंचा 10 किलो कैलोरी एनर्जी, 10 किलो कैलोरी एनर्जी। तो बताओ विवेक, कितना परसेंट गया नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे? T1 से T2 पे कितना परसेंट गया? परसेंट 10%। 10%। ना, सेम फंडा आगे लगेगा। जितने भी रैबिट हैं सभी ने मिलके उस 10 किलो कैलोरी को मिल बांट के खाया। मान लो 10 थे, सबने 1-1 किलो कैलोरी खाया, सबने अपना अंग लगाया, अपना मांस बनाया। अब जो वहां पे, मैं फिर कह रहा हूं कि एक सिंगल रैबिट नहीं सोचना है, आपको पूरा इकोसिस्टम सोचना है। ठीक है, ये बैकग्राउंड दिमाग में चलना चाहिए, तब समझ में आएगा। तो अब ये सोचो कि 10 किलो कैलोरी एनर्जी से जितना रैबिट वहां फल फूल सकता था, फल फूल रहा है, और 1 साल के लिए आपने छोड़ रखा है उसको। ठीक है, फल फूल रहा है। अब वो 10 किलो कैलोरी एनर्जी में से टोटल रैबिट मिला के 9 किलो कैलोरी एनर्जी तो खुद के जिंदा रहने के लिए बर्बाद कर। अब जिंदा रहने में क्या क्या बर्बाद किया उसने? तो रेस्पिरेशन में बर्बाद किया 30% और अदर मेटाबॉलिज्म में 60%। तो बोले सर यहाँ पर रेस्पिरेशन का कॉस्ट क्यों मर गया? तो सुनना, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म एडवांस होता जाता है उसके सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शन एडवांस होती है और सेलुलर कॉस्ट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो 30% तो सेलुलर रेस्पिरेशन में लग गया, और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म एडवांस होता जाता है तो वो अदर मेटाबॉलिक एनर्जी वेस्ट को कमा लेता है। बोलो कैसे? अगर प्लांट पे जाके कोई अटैक करेगा तो वो अटैक उसको होगा ही हो, लेकिन एनिमल पे कोई अटैक करेगा तो वो भाग जाएगा। भागने में जो एनर्जी लगेगा लगेगा, लेकिन घाव तो नहीं होगा ना, घाव को रिपेयर करने में तो एनर्जी नहीं लगेगा ना। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने समझाया है। इसका मतलब जैसे जैसे आप टॉपिक लेवल पे, हायर टॉपिक लेवल पे जाते जाओगे तो रेस्पिरेटरी कॉस्ट तो बढ़ रहा है, अदर मेटाबॉलिक एनर्जी घट रहा, मतलब एनर्जी इन अदर मेटाबॉलिज्म घट रहा है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर 90% ही है। देख लो 90% बर्बाद हो। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर इस 10 किलो कैलोरी में 90% बर्बाद होगा, मतलब 9 किलो कैलोरी बर्बाद हो गया, तो बता कितना? 1 किलो कैलोरी एनर्जी। अब ये 1 किलो कैलोरी एनर्जी को ही लेगा कौन? वॉल्व। लो पहुंच गया वॉल्व के पास 1 किलो कैलोरी एनर्जी। तो मुझे बताओ अभिषेक कि अगर T2 से T3 एनर्जी गया है, 1 किलो कैलोरी एनर्जी गया है, तो कितना परसेंट गया T2 से T3? सर 10%। देन अगेन वॉल्व भी वही कर, इसका 90% लॉस। किस फॉर्म में? वही
रेस्पिरेशन, तो इसका 90% कितना हो जाएगा 0.9 किलो कैलोरी एनर्जी। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी कॉस्ट और बढ़ जाएगा। मैंने कहा ना, ट्रॉपिक लेवल हायर जाते जाओ, रेस्पिरेटरी कॉस्ट बढ़ता जाएगा 60% और 30%। ऑर्गेनिक एडवांस, क्योंकि ये मांस खा रहा है ना, उसकी सेलुलर मेटाबॉलिज्म ज्यादा एनर्जी लेगी और अदर मेटाबॉलिज्म कम लेगी। ठीक है, नाउ अब आ जाए टॉप कार्निवोर पे, फिर से वही बात, यहाँ 1 था तो यहाँ कितना पहुंचेगा 0.1 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, और फिर से वही बात कि यहाँ पे ये 90% लॉस कर देगा, और 90% लॉस करेगा तो कितना होगा इसका 90%, वो भी कैसे 60% यहाँ और यहाँ सेम होता है। ठीक है, 60% रेस्पिरेटरी कॉस्ट और 30% अदर मेटाबॉलिज्म। ना बचे हुए एनर्जी जो होंगे, बचे हुए एनर्जी जो होंगे कितना होगा 0.01 किलो कैलोरी। ये पहुंचेगा किसको, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो कंज्यूम। ठीक है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को। अब मुझे बताओ यहाँ से भी यहाँ एनर्जी कितना गया 10%। बताओ एनर्जी कैसे फ्लो हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है फूड के फॉर्म में, ये बात सच है, लेकिन टोटल एनर्जी फ्लो नहीं होता है। एनर्जी केवल 10% ही फ्लो होता है एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर। 10% से ज्यादा एनर्जी फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हर ट्रॉपिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव करने के लिए 90% एनर्जी को लॉस कर देता है। और ये एनर्जी लॉस दो फॉर्म में होती है, रेस्पिरेशन के फॉर्म में, सेलुलर रेस्पिरेशन के फॉर्म में, और अदर मेटाबॉलिज्म के फॉर्म। ठीक है, नो अब आप बोलोगे सर लास्ट में ये एनर्जी तो बैक्टीरिया को ही पहुंच रहा है ना। अरे हाँ पहुंच रहा है ना, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, पहुंच रहा है, बट मैं फिर वही कह रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया को तो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच रहा है ना, इसलिए उसको फूड चेन में आप कंसीडर यहाँ पे नहीं करोगे। अब बोलो समझ में आया कि 10% एनर्जी फ्लो रूल क्या है, और इसको दिया था लिंडमैन ने, और इसको 10% एनर्जी काइनेटिक्स क्यों कहते हैं। फिर इससे सवाल इजी आता है, सवाल क्या आता है वो तो मैं अभी करा दूंगा। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि लिंडमैन 10% एनर्जी रूल क्या है, तो कहना कि जो भी ट्रॉपिक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एनर्जी ट्रांसफर होता है केवल 10% ही होता है, यही लिंडमैन 10% एनर्जी फ्लो रूल। बोलेगा ऐसा क्यों, तो बोला हर ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेन सर्वाइव, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए 90% एनर्जी लॉस करता है। ठीक है ना, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, और जिसका नाम लूंगा उसी को जवाब। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन फूड चेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट। फूड चेन में आगे बढ़ने पर, इसका नाम बोलूंगा वही आंसर दोगे, पहले क्वेश्चन सुनो ध्यान से, किसी का भी नाम नहीं। फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी कि T1 से T4 तरफ जाने की तरफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट। राजेश्वरी आंसर। कांस्टेंट। गलत जवाब। विभा आंसर। सर कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट ही होगा। गलत जवाब। विवेक आंसर। सर डिक्रीज कर रहा होगा। तो डिक्रीज कर रहा है तो अपने एग्जांपल में बताओ कैसे। सर उतना नहीं बता पाएंगे। नहीं बता, कोई भी ध्यान से क्लास को नहीं। अभिषेक सर डिक्रीज कर रहा है एग्जांपल से। सर, क्योंकि सर जब ग्रास सनलाइट से अपना फूड बनाएगा तो सर फुल्ली ये 100% करेगा, फिर उसके बाद जब रैबिट इस पे खाएगा तो 80% सर ये कंज्यूम करेगा, और 20% अपने पास रख के 80% वेस्ट में कर देगा, ऐसे करके सर। अरे नहीं, आप लोग समझ ही नहीं पाए, आप लोग नहीं समझ रहे हो, आप लोग कुछ भी सोच ले रहे हो। ये लड़का फिर भी सही सोचा भाई, आप परसेंटेज और अमाउंट को सेम क्यों सोच रहे हो। मेरा क्वेश्चन था ड्यूरिंग व्हेन यू गो फ्रॉम T1 to T4 द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मेरे भाई अमाउंट ये है 100 से हो गया 10, 10 से 1 और 1 से 0.1 किलो कैलोरी एनर्जी हो गया।
तो परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कांस्टेंट। यस, परसेंटेज 10-10 ही जा रहा है, ये बात सच है। लेकिन मेरा सवाल था अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर डिक्रीजिंग। कितने लोग समझ गए? हाथ खड़ा करो। परसेंटेज कांस्टेंट है, ये बात सच है। परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कांस्टेंट, but the amount of energy transfer in food chain from T1 to T4 decreasing continuously, 100 to 10, 10 to 1, 1 to 0.1 kilocalorie energy. Then next question, where in a food chain, when you go from lower trophic level to high trophic level, then respiratory cost means the energy used in cellular respiration. Then respiratory cost increases, decreases, constant. विवेक बताएगा। सर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, during in a food chain, when you go from lower trophic level to high trophic level, then the energy required for other metabolic processes for the survival of organ at any trophic level increases, decreases, constant. Riva, Decreases. बोलो, Sir, decreases. आवाज नहीं आ रहा। Decreases. Next question, when you go from lower trophic level to high trophic level in a food chain, then percentage of energy loss increases, decreases, constant. Rajeshwari, कांस्टेंट। constant. इस बार सही जवाब, क्योंकि परसेंटेज 90%, परसेंटेज 90%। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे कि आपसे पूछा के आगे। ठीक है, और जितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे देखो यहाँ से यहाँ कितना ट्रांसफर हुआ 10, यहाँ से यहाँ कितना ट्रांसफर हुआ 1, यहाँ से कितना ट्रांसफर हुआ 0.1। तो जो ट्रांसफर हो रहा है ना, उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी या ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी, कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने की एफिशिएंसी क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फूड चेन व्हेन वी गो फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हाई ट्रॉफिक लेवल, देन इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और कांस्टेंट। अभिषेक, बोलो अभिषेक। सर थोड़ा सा क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जा रहे हो, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। तो जब T1 से T4 की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो, तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बढ़ रहा है, घट रहा है कि कांस्टेंट? सर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। विवेक, सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बढ़ रहा है। नहीं नहीं सर, घट रहा है। गजब हाल है। अभी मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ जितना एनर्जी जाता है उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। तो घटता जा रहा है ना जी। यहाँ से यहाँ गया था 10, यस एक ही, और यहाँ से यहाँ गया 0.1, तो घटता जा रहा है ना। सीधा सीधी ये समझो ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। अब समझ में आया क्या होता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी? तो घट रहा है ना। यस सर। यही क्वेश्चन आता है इससे 10%। और सुन लेना एक बात, 10% एनर्जी फ्लो रूल को ही फॉलो नहीं कर पाता माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक बात बताओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी केवल इससे मिलेगा क्या? नहीं ना, सबसे मिलेगा। सब मरेगा, सब डिकम्पोज होगा। अब एक क्वेश्चन आपको, मतलब एक स्टेटमेंट बताना है। एक बात पता है, इस पूरी बातों को आप देख के ऐसा सोचो और बताओ, इकोलॉजिकली सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? एक फूड चेन को देखो और बताओ, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? रीवा, प्रोड्यूसर के बाद। और सबसे कम किसके पास?
सबसे कम रहेगा टॉप कंज्यूमर के पास। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इकोलॉजिकली टॉप कंज्यूमर वीकेस्ट एंड प्रोड्यूसर आर स्ट्रॉन्गेस्ट? यस सर। यस और नो? इकोलॉजिकल यस सर। लेकिन अब मन में एक सवाल आता है, जब ये बोलते हैं इकोलॉजिकली टॉप कंज्यूमर आर वीकेस्ट, तो बात डाइजेस्ट नहीं होती है कि लाइन वीक कैसे। यस, लाइन इज इकोलॉजिकली वीकेस्ट इन फूड चेन, इन इकोसिस्टम, बट टॉप कंज्यूमर इज स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकली। क्या इसको कोई प्रूफ कर सकता है कैसे? तो मैं करता हूँ। टॉप कंज्यूमर, यस सर। ये टॉप कंज्यूमर कई सारे फूड चेन का टॉप कंज्यूमर, पता है? यहाँ पे ना कई सारे फूड चेन आके टर्मिनेट कर, यहाँ पे ना कई सारे फूड चेन आके टर्मिनेट कर, ऐसे कई सारे फूड चेन, जैसे ही ग्रास से लेकर रैबिट होते हुए वॉल्फ आया है, तो हो सकता है कि यहाँ से ट्री से होते हुए, काउ से होते हुए, फॉक्स से होते हुए लाइन पे पहुंचा हो। समझ रहे हो? लाइन केवल वॉल्फ को थोड़ी खाता, ऐसा कई सारे और भी फूड चेन टर्मिनेट हो रहे हैं लाइन। हाँ, एक सिंगल फूड चेन से कम एनर्जी पहुंच रहा है लाइन को, इकोलॉजिकली वीक है, क्योंकि जब हम इकोलॉजिकली कंसीडर करते हैं तो एक फूड चेन के हिसाब से हम सोचते हैं इसके पास कितना एनर्जी है, बट लाइन इज स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकली, हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये ऐसे पॉसिबल है कि एक टॉप कंज्यूमर पे कई सारे फूड चेन आके टर्मिनेट होते हैं, तो अल्टीमेटली उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। ओके तो ये बात को लेकर कंफ्यूज नहीं हो। तो दिस इज ऑल अबाउट 10% एनर्जी फ्लो रूल। अब ये 10% एनर्जी फ्लो रूल के बारे में आपको सारी बातें लिखी मिलेगी नोटबुक में, आइए आपको मैं दिखा देता हूँ। और 10% एनर्जी फ्लो रूल से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ। आज तबीयत उतना सही था नहीं, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ा। देख लीजिए, ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखी मिलेगी है, देखिए सारी बातें लिखी, ठीक है? तो आप क्या करोगे, यहाँ तक पढ़ना, ठीक है? वेट वन, हाँ ठीक है, आप यहाँ तक पढ़ लोगे, कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है? अच्छा चलो, उससे पहले मैं एक बात और आपका और बताऊँ। देखो बात बताओ, जो एनर्जी यहाँ से चला, जो एनर्जी यहाँ से चला, क्या वो एनर्जी फिर यहाँ पहुंचा? राजेश्वरी, राजेश्वरी तो गए? यस सर। नो सर। हम क्या पूछ- हेलो। यस सर। सर वो एनर्जी पहुंचेगा लेकिन बहुत कम परसेंटेज में। मेरा क्वेश्चन क्या था? सर जो एनर्जी वहां से T1 से चला वो कहाँ, मतलब T4 तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? सन से जो चला, क्या वो यहाँ पहुंचा? सर एक बार फिर से बोलिए ना, नहीं नहीं आवाज कट रहा है सर। बात कर दिया, ठीक है? विभा, क्या बोले थे अभी हम? जिस टाइम से एनर्जी आया फिर वापस यहीं पे आ सकते हैं, नहीं तो विभा, सर बोल तो रहे हैं हाँ जहाँ से एनर्जी आया वहीं पे आ सकते हैं। विवेक क्या बोले थे? सर जो सनलाइट से जो एनर्जी आ रहा है वो लॉयन तक, यानी कितना अभिषेक क्या बोले थे? सर हमको क्लियर साउंड नहीं आया था। चलो फिर से बोलो। मेरा सवाल है, जो एनर्जी सनलाइट से चला, वो एनर्जी आया T1, T2, T3, T4, T5, T4, क्या वो एनर्जी सनलाइट के पास पहुंचा जो एनर्जी यहाँ से चला था? नो सर। नहीं पहुंचा। इसका मतलब एनर्जी का फ्लो का डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल। कहाँ से कहाँ? सोलर से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, और उसके बाद फिर दोबारा सन के पास नहीं। अगर सन के पास चला जाता तो आप क्या बोलते? एनर्जी फ्लो इज साइक्लिक, यस और नो? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जो जहां से शुरू हो वहीं पे खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब एनर्जी फ्लो इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस।
तो ये कैसा प्रोसेस है? इट इज यूनिडायरेक्शनल। और फ्लो का डायरेक्शन क्या है? फ्लो का डायरेक्शन है सोलर मतलब सन टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर, हर्बीवोर टू कार्निवोर, फाइनली टॉप कार्निवोर, और लास्ट में बोलो तो डिकम्पोजर, क्योंकि सबका लास्ट में डिकम्पोजर को कहीं पे भी बीच में गुजर सकते हो, और कहीं नहीं गुजरे तो लास्ट में गुजर दो। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस तो वो होता है जो जहां से चले वहीं पे खत्म, और ऐसा एनर्जी फ्लो में तो नहीं होता। एनर्जी फ्लो में तो इवन आपको मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि प्रोड्यूसर की एनर्जी में प्रोड्यूसर को नहीं पहुंचती है। वहां से जो एनर्जी एक बार निकल के चली गई हर्बीवोर को, वो कभी लौट के प्रोड्यूसर के पास नहीं आएगी। एनर्जी कभी लौट के नहीं आती, ध्यान रखना एक बात। मिनरल लौट के आता है, मिनरल साइक्लिक होता है, लेकिन एनर्जी फ्लो कभी साइक्लिक नहीं होता। एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, एंड एनर्जी फ्लो इन फूड चेन अकॉर्डिंग टू 10% एनर्जी रूल, एंड दिस रूल गिवन बाय लिडमैन। प्यार से हम इसको लड्डू बोलते हैं, आगे लड्डू बोलेंगे इसको, ठीक है। तो लड्डू ने जो दिया 10% एनर्जी फ्लो रूल, उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी का फ्लो होता है। यह बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 10% एनर्जी फ्लो रूल। अब आप क्या करोगे, यहां तक चीजों को पढ़ लेना, देन मैं नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ फूड चेन बताऊंगा, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, टाइप्स ऑफ फूड चेन, उसको बताएंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? रिबा, नो सर। रिबा डाउट? नो सर। आवाज नहीं आ रहा रिबा। राजेश्वरी कोई डाउट है? नो सर। विवेक? नो सर। अभिषेक? नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर बातों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मॉर्निंग में एनाटॉमी होगा।